हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु। और आज के इस वीडियो में देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पास तो बिल्कुल इजीली हो जाओगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, ठीक है। और एग्जाम्स में अच्छे से लिख के आना, जो जो पॉइंट्स बताऊँगी साथ में नोट करते हुए चलना, ठीक है। और आप लोग किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो, आप लोग ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हो, आप सभी के लिए वीडियो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि कंपनी होता क्या है। तो कंपनी आपको देखो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर। कंपनी का देखो क्वेश्चन आएगा ना डिफाइन करने के लिए कंपनी को, तो आप ये सेक्शन ज़रूर लिख के आओगे, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन किया गया, जहाँ पे आपकी डेफिनेशन देखो ये दी गई है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। बस ये इतनी सी डेफिनेशन आपको बताई गई है कि कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो इस एक्ट के अंदर, या फिर इससे पहले कोई प्रीवियस कंपनी लॉ था, तो उसके अंदर अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसे हम कंपनी बोलेंगे, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन बताती है। अगर हम जनरली बात करें तो देखो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, ठीक है, जो कि इनकॉर्पोरेट होती है लॉ की हेल्प से। और कंपनी को हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, और कंपनी खुद से कई सारे काम कर सकती है, ठीक है। आप कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो, कंपनी भी किसी और के ऊपर केस फाइल कर सकती है, ठीक है। और कंपनी खुद से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। ये सारे काम एक कंपनी कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी क्या होता है आपको पता है। अब इसके कंपनी के देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट है आपका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब है कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जो कि रजिस्ट्रेशन के बिना देखो आप कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकते हो। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो देखो आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कंपनी को आप बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म नहीं कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, ठीक है। और एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए, और वहीं एक प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लॉ की आइज़ में कंपनी को एक पर्सन माना गया है, ठीक है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और उसको हम आर्टिफिशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी हमारी तरह नेचुरल बर्थ से तो नहीं आई है, इसलिए उसको बस लॉ ने क्रिएट करा, इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी जो है वो अपने खुद के सारे कई काम कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना जाता है। थर्ड आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, या फिर इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी की अपने शेयर होल्डर से हटके खुद की एक अलग पहचान है, ठीक है। कंपनी के मेंबर्स को अगर कुछ भी हो जाता है तो कंपनी पर कोई भी असर नहीं होगा उस चीज़ का, कंपनी आगे कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि पार्टनरशिप के केस में होता है, अगर आपके किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसेन हो जाता है, ठीक है, कुछ भी हो जाता है उसको, तो पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, कंपनी के मेंबर्स को चाहे कुछ भी हो जाए कंपनी उससे अफेक्ट नहीं होएगी, ठीक है। तो ये कहता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग है, कंपनी की खुद की पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फीचर आता है यहाँ पे परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन से यहाँ पे देखो क्या मतलब है कि कंपनी कभी भी मरती नहीं है, ठीक है। कंपनी नेवर डाइज, ठीक है। कंपनी सिर्फ जैसे कि लॉ की हेल्प से क्रिएट करी जाती है, तो कंपनी लॉ की हेल्प से ही वाइंड अप होएगी, ठीक है। जैसे कि लॉ ने कंपनी को बनाया है तो लॉ ही कंपनी को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग हटके है, उसी को यहाँ आगे बढ़ाया गया है परपीचुअल सक्सेशन में कि कंपनी की खुद की अपनी अलग पहचान है, और कंपनी अपने मेंबर्स जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो कंपनी को अफेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, लुनेटिक हो जाए, डेथ हो जाए किसी भी मेंबर की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी कंटिन्यू रहेगी आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका फीचर आता है लिमिटेड लायबिलिटी का। कंपनी की देखो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो उसकी शेयर्स तक लिमिटेड होगी, और अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो उसकी जितना अमाउंट गारंटी किया गया है उस एक्सटेंट तक लिमिटेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका फीचर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स से देखो क्या मतलब है।
अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है किसी को भी, ठीक है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपको एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ता है, तभी आप अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के केस में आप किसी को भी फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने शेयर्स को, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फीचर आता है कॉमन सील का। देखो कॉमन सील क्या होता है, पहले तो ये कॉमन सील जो थी ये मैंडेटरी थी, लेकिन 2015 में जो आपका अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद इसको ऑप्शनल बना दिया गया है कॉमन सील को, ठीक है। देखो कॉमन सील क्या होता है, उस पर ना कंपनी का नेम लिखा हुआ होता है, ठीक है, और कंपनी अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है ना, तो वहाँ पे उस कॉमन सील का आप कह सकते हो एक तरीके की स्टैंप होती है, उसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। वहाँ पे अगर वो कॉमन सील लगा दी है तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी ने साइन कर दी है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी, ठीक है। लेकिन पहले ये जो कॉमन सील था ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी था, अब इसको ऑप्शनल बना दिया गया है, ठीक है। अब किसी कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो जो फीचर आता है सेपरेट प्रॉपर्टी का। यहाँ पे देखो कंपनी अपने खुद के नाम पे कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम पे भी मानी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इसके अलावा देखो एक और फीचर होता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप का। तो देखो कंपनी का जो मैनेजमेंट है और ओनरशिप है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ नहीं है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ओनरशिप उनके पास होती है कंपनी की, और कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, सारे शेयर होल्डर्स मिलके कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो वो डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंपनी के फीचर्स हो गए। और कंपनी का देखो आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डिफ़ाइन करो कंपनी को और उसके मेन फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओ, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आओगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपका एक क्वेश्चन और कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि क्या कंपनी एक सिटीज़न है। तो देखो ऐसा नहीं है, कंपनी को एक लीगल पर्सन तो माना गया है, लेकिन कंपनी को एक सिटीज़न नहीं बना सकते हैं हम, ठीक है। चाहे कंपनी के देखो जो शेयर होल्डर्स हैं ना, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो इंडिया के सिटीज़न हैं, लेकिन फिर भी हम कंपनी को इंडिया का सिटीज़न नहीं मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर इसका शॉर्ट नोट आता है तो आपको इस केस का नाम लिख देना है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का केस लिख दोगे आप, जस्ट ये केस का नाम लिख दोगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखोगे कि देखो चाहे तो जो कंपनी बनी है वो इंडिया में ही रजिस्टर हुई हो, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो इंडिया के सिटीज़न हों, लेकिन फिर भी हम कंपनी को एक सिटीज़न नहीं मान सकते हैं, ठीक है। कंपनी की देखो सिटीजनशिप तो नहीं होती है, लेकिन कंपनी की नेशनैलिटी होती है, कंपनी डोमिसाइल या फिर जो फॉरेन कंपनी होती है। इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कंपनी को। जो कंपनी इंडिया में कॉरपोरेट हुई है, ठीक है, वो हमारी डोमिसाइल कंपनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि कंपनी को एक लीगल पर्सन माना जा सकता है, लेकिन एक सिटीज़न नहीं माना जा सकता है, ठीक है। कंपनी के पास जैसे सिटीजन्स के पास हमारे पास वोटिंग राइट्स होते हैं, कंपनी के पास वोटिंग राइट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। इसके बाद देखो आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉरपोरेट वेल का। इसका क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये देखो आपका कंपनी लॉ का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉरपोरेट वेल का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे जो आपका मैंने अभी सेपरेट लीगल एंटिटी वाला फीचर बताया था ना कंपनी का, उसी को हम लोग कॉरपोरेट वेल बोलते हैं कि कंपनी अपने मेंबर से हट के अलग है, ठीक है। कंपनी की खुद की अपनी एक पहचान है, उसे ही हम बोलते हैं कॉरपोरेट वेल, ठीक है। वेल का मतलब होता है पर्दा, मतलब कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ केसेस में ना इस कॉरपोरेट वेल को पियर्स किया जाता है या फिर लिफ्ट अप किया जाता है, मतलब इस कॉरपोरेट वेल को हटा दिया जाता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो एक्सेप्शंस हैं कुछ इस कॉरपोरेट वेल कॉन्सेप्ट की या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जहाँ पे कंपनी और उसके मेंबर्स को अलग ना मान के एक ही माना जाता है और उनके जो मेंबर्स हैं उनको लायबल माना जाता है अगर कंपनी ने कोई भी फ्रॉड या कुछ भी करा है तो, ठीक है। समझ में आया। कॉरपोरेट वेल क्या होता है, कॉरपोरेट वेल का मतलब है कि कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ केसेस में इस कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाता है और कंपनी और उसके मेंबर्स को एक ही माना जाता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे देखो, दो टाइप के आपके कंडीशंस हैं जहाँ पे कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाता है। सबसे पहला है अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, फिर सेकंड है आपका अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस।
अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में देखो सबसे फर्स्ट है आपका फॉर इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। जब किसी भी कंपनी के साथ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जा रहा हो, उस टाइम पे भी इस कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाता है चेक करने के लिए कौन सी होल्डिंग कंपनी है, कौन सी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। सेकंड है आपका इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। जब कंपनी के इन अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है, उस टाइम पे कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाता है चेक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी देखो खुद से तो कोई काम नहीं कर सकती ना, उसके जो मेंबर्स हैं वही तो काम करेंगे, उसके जो डायरेक्टर्स हैं वही काम करेंगे, क्योंकि कंपनी एक हम उसको पर्सन मानते हैं बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरली वो कोई काम नहीं कर सकती है खुद से, ठीक है। तो कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करते टाइम कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाता है। थर्ड आता है आपका फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। कंपनी की ओनरशिप किसके पास है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनके पास ओनरशिप होती है और वो कंपनी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे चेक करा जाता है, ठीक है, लिफ्ट अप किया जाता है कॉरपोरेट वेल को। सेकेंड है आपका फोर्थ है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस। अगर आपने देखो प्रोस्पेक्टस में कोई चीज़ मिस रिप्रेजेंट कर रखी है, और प्रोस्पेक्टस देखो आपका कब इशू किया जाता है, जब शेयर्स आप लोग शेयर कैपिटल आप लोग इशू करने वाले होते हो, उस टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। और प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद ही जो क्रेडिटर्स हैं आपके, जो लोग हैं, वो आपके शेयर्स परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई चीज़ मिस रिप्रेजेंट कर रखी है और उससे कोई बंदा उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के और आपके शेयर्स परचेज़ कर लेता है और उसको कोई लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे कंपनी लायबल नहीं होएगी उस लॉस के लिए। यहाँ पे जिन लोगों ने वो प्रोस्पेक्टस इशू करा है, जिन लोगों ने वो प्रोस्पेक्टस बनाया है, वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाता है और यहाँ पे कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं उनको एक ही माना जाता है और वो मेंबर्स लायबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। देखो इसमें क्या है कि अब जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हो, ठीक है, तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक रिसीव नहीं होता है आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर देखो आपने शेयर्स इशू करे, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है 30 दिन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जितना भी पैसा रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन मनी जो आपको रिसीव हुआ है, वो आपको रिफ़ंड करना होता है, ठीक है। और अगर आप उसको रिफ़ंड नहीं करते हो, ठीक है, उसमें डिफ़ॉल्ट कर देते हो, तो यहाँ पे जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं, ठीक है। वो पे करेंगे उनको और पेनल्टी भी यहाँ पे देनी होती है, ठीक है, 15% के अराउंड। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कंपनी को और उसके डायरेक्टर्स को एक ही माना जाता है और यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लायबल होंगे उस पैसे को देने के लिए और पेनल्टी फ़ी पे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देखो कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर पता चलता है कि कंपनी फॉर्म हुई थी किसी फ्रॉड को करने के लिए या फिर अपने क्रेडिटर्स को धोखा दे सके, ठीक है, उनसे लोन लेके और उनको पैसा ना देके इस तरीके से कुछ भी फ्रॉड काम कर रही थी कंपनी, ठीक है, उसके वाइंडिंग अप के टाइम पे ये पता चलता है, तो यहाँ पे कंपनी के जो कॉरपोरेट वेल है उसको लिफ्ट अप किया जाता है और जिन लोगों ने भी ये फ्रॉड एक्टिविटी करी है, ठीक है, उनको पर्सनली लायबल माना जाएगा, वही लोग डेट को पे करेंगे, कंपनी यहाँ पे डेट पे नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका डायरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो कभी कभी देखो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं और वहाँ पे वो एग्री करते हैं कि हमारी लायबिलिटी जो है वो हम अनलिमिटेड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉरपोरेट वेल का जो प्रिंसिपल है उसको लिफ्ट अप किया जाएगा, यहाँ पे कंपनी और उसके डायरेक्टर्स को अलग नहीं माना जाएगा, एक ही माना जाएगा और जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। कंपनी कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगी उस डेट को पे करने के लिए जो कि डायरेक्टर्स ने गारंटी दी थी जिस बात की, ठीक है, डायरेक्टर्स ने एग्री करा था कि हाँ हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दो। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो कंपनी फॉर्म होने से पहले कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट करे गए हैं वहाँ पे ये जो भी इसमें एक्सपेंस आया है, जो भी इसमें खर्चा आया है, ये प्रमोटर इसके लिए खुद लायबल होंगे, यहाँ पे कंपनी लायबल नहीं होएगी, यहाँ पे कंपनी को और प्रमोटर को एक ही माना जाएगा और कॉरपोरेट वेल को प्रिंसिपल को यहाँ पे भी लिफ्ट अप किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के अंदर आपके 3 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू।
देखो, अगर कोई भी कंपनी जो है वो सिर्फ इसलिए फॉर्म करी गई है, ठीक है, ताकि जो रिवेन्यू कोई भी जनरेट कर रहा है ना, वो अपना पैसा बचा सके और उसको उस पर टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक है। और इसलिए उसने अगर कोई कंपनी फॉर्म कर दी है, तो यहाँ पे जो कंपनी है और उसका जो भी ओनर है उसको एक ही माना जाएगा, दोनों को अलग अलग नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसका एक केस है आपका दिनशॉ मैनेक्जी पेटिट का, ठीक है, जहाँ पे ये जो असेसी था हमारा, ये था दिनशॉ था, ठीक है। इसने ना काफ़ी ज़्यादा इसको अर्निंग हो रही थी, काफ़ी ह्यूज अमाउंट ये अर्न कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसने क्या करा ना, इसको टैक्स ना देना पड़े, इसलिए इसने 4 अपनी प्राइवेट कंपनीज़ बना ली और अपना जितना पैसा था ना, इसने इन्वेस्टमेंट के रूप में उन कंपनीज़ में लगा दिया, ठीक है। और देखो, फिर उसी कंपनी से इसने लोन की फॉर्म में पैसा ले लिया। तो यहाँ पे देखो, इसका जो एक तो ये सारा पैसा था इसने इन्वेस्टमेंट के रूप में कंपनी में लगा दिया, तो इसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, और फिर वहाँ से ये लोन ले रहा था, ठीक है, कंपनी से। तो यहाँ पे इसको टैक्स वगैरह ना देना पड़े, इसलिए इसने ये 4 कंपनी बनाई थी। इन चारों कंपनी का कोई भी काम नहीं था, कोई भी जो टास्क था ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए इसने बनाई थी ताकि ये अपना पैसा बचा सके, इसको टैक्स वगैरह ना पे करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड करा था कि ये जो कंपनी है, चारों कंपनीज़ हैं, ये इसने टैक्स को अवॉइड करने के लिए बनाई है और कंपनी का कोई भी पर्पस नहीं है। तो यहाँ पे इस बंदे को टैक्स देना पड़ेगा, ये लायबल माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपका फीचर देखो आता है फॉर इम्प्रॉपर कंडक्ट। देखो, इम्प्रॉपर कंडक्ट से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो कॉरपोरेट वेल है आपकी, यहाँ पे लिफ्ट अप करी जाती है अगर पता चलता है कि कंपनी कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रही थी, या फिर अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं कर रही थी, या फिर क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाएगा और जो भी लोग इसके पीछे लायबल होंगे उनको लायबल माना जाएगा, ठीक है। जो भी लोग होंगे इसके पीछे वो डेट पे करेंगे, ठीक है। इसमें भी आपका देखो एक फेमस केस है गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न का। यहाँ पे देखो, जो हॉर्न था वो इस कंपनी में एक एम्प्लॉय था और उसने एक एग्रीमेंट करा था इस कंपनी के साथ में कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद आपके कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करूँगा, आपके कस्टमर्स को नहीं लूँगा, ठीक है। तो लेकिन इसने क्या करा, इसने एक कंपनी बनाई हॉर्न ने, ठीक है, एक कंपनी फॉर्म करी, ठीक है। और सिमिलर बिजनेस की जो काम ये कर रही थी गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड जो भी बिज़नेस कर रही थी ना, उसी का सेम टू सेम बिज़नेस इसने करने के लिए एक फ्रॉड कंपनी बनाई, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या करता था, इस कंपनी के जो भी कस्टमर्स थे ना, उनको इसने ना उनको जाके बोलना शुरू कर दिया कि आप हमसे काम करवाओ, हमसे सामान परचेज़ करो, ठीक है। उनको अट्रैक्ट करने लगा अपनी तरफ, उनको खींचने लगा। तो यहाँ पे गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड ने केस फाइल कर दिया कि आप तो मतलब कोई भी आपकी जो कंपनी है वो कोई काम नहीं कर रही है, जस्ट हमारे कस्टमर्स को आप अपनी तरफ खींचने के लिए ये फ्रॉड कंपनी आपने बनाई है। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही डिसाइड करा था कि जो कंपनी है वो एक शैम है या हॉक्स है, ठीक है, और इस कंपनी का कोई भी पर्पस नहीं है, एक फ्रॉड कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फीचर कह रही हूँ पॉइंट आता है, देखो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर कोई भी कंपनी हमारी एनिमी कंपनी है तो यहाँ पे कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाएगा और कंपनी और उसके मेंबर्स को सेम माना जाएगा। अब देखो, कंपनी एक पर्सन, नेचुरल पर्सन तो होती नहीं है, तो आप लोग कहोगे कि उसको हम एनिमी कैसे कह सकते हैं। तो देखो, ऐसा होता है ना कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर वो हमारे एनिमी हैं, हमारी कंट्री के एनिमी हैं वो लोग, तो उस कंपनी को भी हमारी एनिमी कंपनी मानी जाएगी, ठीक है, वो हमारी दुश्मन कंपनी मानी जाएगी। सपोज़ करो कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, और हमारी किसी दूसरी कंट्री से ना वॉर चल रही है और वो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो उस दूसरी कंट्री के हैं, तो यहाँ पे भी उस कंपनी को भी हमारी दुश्मन कंपनी माना जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे उसके साथ कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल का प्रिंसिपल लिफ्ट अप किया जाएगा। तो देखो, इसका एक केस है आपका डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। यहाँ पे देखो, ये जो कंपनी थी, अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन लंडन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टायर्स मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी। एक जो कंपनी थी वो लंदन में इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है, टायर्स बेचने के लिए बनाई गई थी। वो कंपनी के टायर्स को हम सेल करेंगे और वो लंदन में इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है। लेकिन वो जो टायर्स थे वो जर्मनी में बनते थे, ठीक है, और एक जर्मन कंपनी उसको बनाती थी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी के वो जर्मन्स थे, ठीक है। तो जब वॉर चल रही थी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में, ठीक है, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में 1914 में वॉर चल रही थी, तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो सारे जर्मन्स थे, ठीक है। तो द कंपनी वॉज अ जर्मन कंपनी। तो यहाँ पे ये माना गया कि जो कंपनी है वो एक जर्मन कंपनी हम उसको मानेंगे, क्योंकि उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो जर्मनी के हैं, ठीक है। और जर्मनी के साथ इंग्लैंड का वॉर चल रहा था, ठीक है। समझ आई इतनी बात। तो देखो जब किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है और उसी के लोग उस कंपनी को रन कर रहे हैं तो वो भी तो हमारे दुश्मन ही हुए ना, ठीक है। तो यहाँ पे उस कंपनी को एनिमी कंपनी माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो कंपनी थी ना उसने एक सूट फाइल करा था कि हमारा ट्रेड डेट है उसको रिकवर कर दो आप लोग। तो यहाँ पे ये डिसमिस कर दिया गया था आपका, ठीक है। कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया था और बोला था कि हम आपका जो ट्रेड डेट है उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आता है, आप लोग हमारी एनिमी कंपनी हो, ठीक है। समझ में आया। तो इन 3 केसेस में कॉर्पोरेट वेल के प्रिंसिपल को लिफ्ट अप किया जाता है, ठीक है, आपका अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। और इसके अलावा अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में कब कब कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के ऊपर पूछा जाता है। या तो देखो पब्लिक कंपनी के बारे में पूछेगा 10 नंबर में कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, या फिर प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछेगा। इन दोनों पे या तो शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, ठीक है, या तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा आपसे 20 नंबर में या 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, डिफरेंस पता होएगा तो यही सारे पॉइंट्स आप शॉर्ट नोट में भी खुद से लिख सकते हो। तो देखो डिफरेंस क्या होता है एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में आपको पता है एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है, प्राइवेट कंपनी में आपकी 200 मेंबर्स लिमिट होती है, ठीक है। अगर डायरेक्टर्स की हम बात करें तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर पब्लिक इनविटेशन फॉर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे देखो आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज़ करने के लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो शेयर्स अलॉट करने से पहले आप लोगों को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बात करें तो देखो पब्लिक कंपनी में जब तक आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है तब तक आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी में आप फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को भी, प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो जो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की अगर हम बात करें तो देखो टोटल मैनेजरियल रिम्यूनरेशन इन पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। आपका जो पब्लिक कंपनी होता है उसमें आपका जितना नेट प्रॉफिट हुआ है ना उसका 11% आप मैनेजरियल रिम्यूनरेशन दे सकते हो। 11% से ज़्यादा आप मैनेजरियल रिम्यूनरेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितना भी मैनेजरियल रिम्यूनरेशन दे सकते हो अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। एंड वर्ड्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी के जहाँ पे नेम एंड होता है वहाँ पे लिखना होता है या तो पब्लिक लिमिटेड या फिर लिमिटेड। अगर कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, तो वो अपना अगर वो पब्लिक कंपनी है तो वो क्या लिखेगी XYZ लिमिटेड लिख सकती है या फिर XYZ पब्लिक लिमिटेड लिख सकती है। और प्राइवेट कंपनी अगर होएगी तो उसको अपने नाम के एंड में लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। अगर XYZ कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या लिखेगी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। क्योरम की अगर हम देखो बात करें तो यहाँ पे देखो क्योरम मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, पता नहीं कौन से टॉपिक पे, तो मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। देखो जब मीटिंग करी जाती है ना कंपनी में, जो एनुअल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, कम से कम अगर इतने मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी मीटिंग आगे कंडक्ट करवाई जा सकती है। अगर मिनिमम जो लिमिट है उतने मेंबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती, ठीक है। तो वो जो मिनिमम लिमिट होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्योरम। तो यहाँ पे देखो अगर कोई भी जो कंपनी है, इफ़ द नंबर ऑफ़ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग, देखो मीटिंग की डेट तक अगर जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो 1000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सपोज़ करो कि 10 अगस्त को कोई मीटिंग होने वाली है
और उस टाइम तक कंपनी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो 1000 से कम हैं, तो कम से कम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, तभी मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है। और देखो, अगर मीटिंग की डेट तक कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो 1000 से 5000 तक के बीच में है, ठीक है, 1000 से ज़्यादा हैं और 5000 तक हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम 15 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए पर्सनली मीटिंग में, तभी मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है। और अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो 5000 से ज़्यादा है मीटिंग की डेट तक, ठीक है, तो कम से कम 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मीटिंग को कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बस 2 मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट, तब आप मीटिंग कर सकते हो अपनी, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन, देखो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है वो रोटेशन से रिटायर होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, आपके डायरेक्टर्स को रोटेशन के अकॉर्डिंगली रिटायर नहीं किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यहाँ पे पब्लिक कंपनी के केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होता है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के केस में आपको ऐसी ज़रूरत नहीं होती है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी, यहाँ पे देखो क्या होता है, रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी इन प्रिस्क्राइब पब्लिक कंपनीज, आपका पब्लिक कंपनीज में देखो आपको ऑडिट कमेटी चाहिए होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑडिट कमेटी चाहिए होती है, लेकिन बनानी होती है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में आपका ऑडिट कमेटी आपको कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफरेंस हो गए पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आपका एक और क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि आपकी जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, समझ आया। आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका स्पेशल रिजोल्यूशन। आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है अपनी मीटिंग में, ठीक है। उसमें आपके जो कंपनी के आर्टिकल्स होते हैं, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें चेंज करने के लिए, ठीक है। आपको पता है प्राइवेट कंपनी पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस आपकी दी गई हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर, उन रेस्ट्रिक्शंस को डिलीट करने के लिए, अपने आर्टिकल्स में चेंज करने के लिए आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, ठीक है। फिर कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन एंड ऑल्टर्ड आर्टिकल्स, आपने जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा है और जो आर्टिकल्स को ऑल्टर करा है, ऑल्टर मतलब चेंज किया है अपने आर्टिकल में, जो भी चेंजेस करे हैं उसकी एक कॉपी आपको 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करनी होती है, ठीक है, समझ आया। अपना स्पेशल रेजोल्यूशन और जो आपने आर्टिकल्स ऑल्टर्ड करे हैं उसकी कॉपी को 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ मेंबर्स, आपको जो मेंबर्स हैं वो इंक्रीज़ करने होते हैं, क्योंकि आपको पता है पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम आपको 7 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में तो 2 ही होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके 7 मेंबर्स से कम हैं तो आपको पहले 7 मेंबर्स तक इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। इसके बाद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स भी आप लोगों को पता है पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स चाहिए, तो आपको 3 डायरेक्टर्स अगर आपके पास पहले से हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको 3 डायरेक्टर्स तक इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। और उसके बाद डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट फ्रॉम द नेम ऑफ़ द कंपनी, आपका देखो कंपनी के नेम में, प्राइवेट कंपनी के नेम में मैंने भी आपको बताया लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो वो जो लास्ट में आपका वर्ड है ना प्राइवेट लिमिटेड, उस वर्ड को आपको डिलीट करना होता है, ठीक है। उसके लिए भी आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। ये आपका स्टेप है एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। इसके बाद देखो इसी का रिवर्स भी पूछ लेते हैं कई बार कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे फर्स्ट आपका स्टेप होता है स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है आपके आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए। देखो
जब हम पब्लिक कंपनी बना रहे थे तो क्या करा था हमने, जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जा रहा था ताकि वो एक पब्लिक कंपनी बन सके। लेकिन अब अगर हम एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो हम उन रेस्ट्रिक्शंस को सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको ऐड ऑन करेंगे ताकि हमारी जो पब्लिक कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी बन सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। 30 दिन के अंदर अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जो आपने पास करा है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास फाइल करनी होती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट्स अप्रूवल। आपने देखो अपने आर्टिकल्स में जो भी चेंज करा है सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको उसका अप्रूवल लाना होता है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है आपको तभी आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी अप्रूव नहीं करती है तो आप उसको प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइलिंग कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स एंड गवर्नमेंट्स अप्रूवल। अब देखो अगर गवर्नमेंट ने आपको अप्रूव कर दिया है तो उसका जो लेटर है आपका वो, और आपने आर्टिकल्स में जो चेंजेस करे थे उसकी एक कॉपी आपको सबमिट करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद आपकी जो कंपनी है उसके एंड में आपको जो वर्ड है प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना होता है। आपकी पहले से पब्लिक कंपनी थी, ठीक है, तो उसके लास्ट में आप कंपनी का आपका जो भी नाम है उसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को आपको ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद रिडक्शन इन मेंबरशिप। देखो प्राइवेट पहले आपकी जो पब्लिक कंपनी थी तो वहाँ पे तो देखो मैक्सिमम मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है, आपको पता ही है 200 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन आप उसको अब प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो प्राइवेट कंपनी में तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 200 मेंबर्स की है, तो आपको 200 मेंबर्स तक आपको सिर्फ मेंबर्स रखने हैं। अगर 200 से ज़्यादा हैं तो आपको उनको हटाना है। ठीक है, और जो आपके सेम डायरेक्टर्स के लिए भी रूल लगता है कि देखो आपकी जो पब्लिक कंपनी थी तो उसमें डायरेक्टर्स आपके ज़्यादा होंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आपको 2 ही डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके मेंबर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं उनमें रिडक्शन करना होता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कर लोगे तो आपकी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमोटर के ऊपर। ठीक है, प्रमोटर के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो देखो ध्यान से देखो। प्रमोटर देखो कौन होता है। सबसे पहले देखो जिस भी पर्सन के दिमाग में आइडिया आता है कि मेरे को एक कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है, किसी न किसी के मन में तो आइडिया आया होगा ना, तभी तो कंपनी फॉर्म करी है उसने। ठीक है, तो जिस पर्सन के दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ मेरे को एक कंपनी फॉर्म करनी है, और कंपनी फॉर्म करने के लिए आपके स्टार्टिंग में जो भी प्रिलिमिनरी वर्क होता है, जो भी आपके प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो पर्सन परफॉर्म करता है, ठीक है, जो सारा वो प्रिलिमिनरी वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, समझ में आ गया। कंपनी मतलब स्टार्ट होने से पहले जिसके दिमाग में आइडिया आया है, जिसने वो सारा काम करा है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, वो हमारा होता है प्रमोटर। ठीक है, अब देखो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि जो कंपनी का प्रमोटर है क्या वो कंपनी का एजेंट है या फिर वो कंपनी का ट्रस्टी है। ठीक है, तो कंपनी का एजेंट है या ट्रस्टी है ऐसी आपको स्टेटमेंट दे देगा, और उस पर कमेंट करने के लिए भी बोल सकता है, या फिर प्रमोटर के क्या फंक्शंस होते हैं, या फिर राइट्स पूछ सकता है, या फिर ड्यूटीज़ पूछ सकता है। तो तीनों लगभग एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वही बताती हूँ। ठीक है, तो देखो जो कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो ना ही कंपनी का एक ट्रस्टी होता है और ना ही वो एक एजेंट होता है। ठीक है, अब वो देखो ऐसा क्या होता है, ट्रस्टी आप लोगों को पता है क्या होता है, जब हम किसी और पर्सन के बिहाफ पे उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रख रहे होते हैं, उसको संभाल रहे होते हैं। ठीक है, तो हम उसके ट्रस्टी माने जाते हैं। लेकिन देखो अभी तक तो कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई है, तो वो किसके बिहाफ पे किसकी प्रॉपर्टी को रखेगा, किसकी चीज़ों का ध्यान रखेगा। अभी तो कंपनी फॉर्म नहीं हुई है ना, कंपनी के फॉर्म होने से पहले की बात चल रही है, तो यहाँ पे इसलिए उसको हम ट्रस्टी नहीं मान सकते हैं। और रही बात एजेंट की, तो एजेंट भी आप लोगों को क्या पता होता है कि कोई प्रिंसिपल होता है, उसके रूल्स को हम फॉलो करते हैं, उसके बिहाफ पे उसके लिए काम करते हैं, तब हम उसके एजेंट माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कंपनी अभी तक एग्जिस्टेंस में आई नहीं है, तो यहाँ पे हम किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम खुद से काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम प्रमोटर को एक एजेंट भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रमोटर होता है आपका वो ना ही एक ट्रस्टी होता है ना ही एक एजेंट होता है कंपनी का। वो कंपनी के साथ अगर देखो आपसे पूछता है कि कंपनी के साथ
प्रमोटर का क्या रिलेशनशिप है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या बताओगे कि जो प्रमोटर है उसका कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशन होता है, कंपनी के साथ उसकी फिड्यूशरी पोजीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिड्यूशरी का क्या मतलब है कि जो प्रमोटर है वो कंपनी के लिए जो भी काम करेगा गुड फेथ में करेगा, मतलब अच्छे दिल से करेगा, ठीक है। वो किसी भी कंपनी के साथ कुछ भी फ्रॉड नहीं करेगा, कंपनी के लिए वो जो भी काम कर रहा है गुड फेथ में करेगा, ट्रस्ट पे करेगा, ठीक है, ताकि मतलब उसने कोई भी गलत काम ना किया हो, अच्छे फेथ में उसने काम करा हो कंपनी के लिए। तो जो प्रमोटर है उसका कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, वो गुड फेथ में कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप जो प्रमोटर होता है वो क्या क्या काम करता है, ये कह सकते हो, प्रमोटर के क्या फंक्शंस होते हैं या फिर क्या राइट्स होते हैं प्रमोटर के, क्या ड्यूटीज़ होती हैं प्रमोटर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट है आपका देखो ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स। यहाँ पे देखो जो प्रमोटर है उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते टाइम, ठीक है, कंपनी के फॉर्म होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं हम लोग, जिसको हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, उसमें अगर नेगोशिएशंस करके कोई बेनिफिट कमाया है, नेगोशिएशन आप लोगों को पता है, अगर देखो वो कोई लैंड परचेज़ कर रहा था प्रमोटर, ठीक है, कंपनी के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो लैंड था, लैंड का ओनर था, उसने बोला मैं 5 लाख में दूंगा, और प्रमोटर ने उसके साथ नेगोशिएट करके वो लैंड जो है 4 लाख रुपए में ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कंपनी जब फॉर्म होएगी तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ये प्रॉफिट जो है वो कंपनी को दे दे, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट उसके लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो ये कंपनी का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी उसको बेनिफिट हुआ है नेगोशिएशन से तो कंपनी को ट्रांसफ़र करना उसकी ड्यूटी बनती है। सेकेंड आता है आपका नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी का नुकसान करके कंपनी के एक्सपेंस पे अगर कोई उसने प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, मतलब कंपनी का नुकसान करके उसने खुद के लिए कोई प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, तो यहाँ पे प्रमोटर की ड्यूटी बनती है कि उसने जो भी प्रॉफिट जनरेट करा है वो वापस करे कंपनी को, और आगे से कंपनी का फ़ायदा ना उठाए, कंपनी के एक्सपेंस पे अपने लिए प्रॉफिट जनरेट ना करे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉट टू मेक अनफेयर यूज़ ऑफ हिज पोजिशंस, ठीक है। प्रमोटर की देखो जो भी पोजीशन है वो उसका अनफेयर यूज़ ना करे जिससे कि कंपनी को कोई भी नुकसान हो, ठीक है, और अगर ऐसा वो करता है तो वो लायबल माना जाएगा कंपनी को जो भी नुकसान होता है उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये प्रमोटर की ड्यूटी होती है कि वो अपनी जो पोजीशन है उसका अनफेयर यूज़ ना करे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी। अब यहाँ पे देखो जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं चाहे उससे कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, वो उसको बताने होते हैं कंपनी को, ठीक है। कंपनी से प्रमोटर जो है वो कोई भी बात ना छुपाए, ठीक है, जितने भी ज़रूरी फैक्ट्स हैं वो उसको बताने होते हैं कंपनी को, ठीक है। और अगर देखो उसने ही कैन सेल हिज ओन बिजनेस टू अ कंपनी एट अ प्रॉफिट। देखो कई बार जो प्रमोटर होता है ना, होते तो देखो वो सेम ही पर्सन है, अगर मैं प्रमोटर हूँ, मैं कोई कंपनी फॉर्म करने वाली हूँ, तो कल को वो जो कंपनी है वो मेरी ही रहेगी, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स कई बार क्या करते हैं ना कि अपना फ़ायदा करने के लिए, यहाँ पे देखो आपका जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि प्रमोटर कह रही कंपनी के जो मेंबर्स हैं और जो कंपनी है वो अलग अलग मानी जाती है। तो लोग देखो क्या करते हैं ना, चालाकी करते हैं, अपना जो बिज़नेस होता है, अपनी कोई एसेट्स हो गई, कुछ भी हो गई, वो ना कंपनी को बेच देते हैं हाई प्राइस पे, ठीक है, और ऐसा दिखाते हैं कि कंपनी का वो एक्सपेंस हुआ है, क्योंकि देखो आपने बेच दी हाई प्राइस पे, है तो वो आपकी घर की चीज़ ना, कल को आप कंपनी बनाने वाले हो तो वो कंपनी तो आप ही की है ना, तो वो सामान तो आपके पास ही रहेगा, आपको पैसा भी मिल गया और कंपनी अलग मानी जाती है तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंस होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना होता है कि आप अपने बिज़नेस को, कंपनी को एक प्रॉफिट पे बेचो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा करा है कि आपने अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कंपनी को कोई एसेट वगैरह कुछ भी बेचा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आपको नहीं करना होता है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप कल को इसके लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है कुछ भी कंपनी से नहीं छुपानी है, ठीक है, कंपनी को सब कुछ बताना होता है। ये सारी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं एक प्रमोटर की। समझ में आ गया क्या होता है प्रमोटर का क्या रिलेशन होता है कंपनी के साथ में, और क्या उसकी ड्यूटीज़ या फिर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर का क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे इसको अच्छे से। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आपकी जो भी कंपनी है ना,
कंपनी को फॉर्म करते टाइम 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। वो तीनों डॉक्यूमेंट्स के बिना आप कोई भी कंपनी को रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स देखो आपके कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आपका प्रोस्पेक्टस। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होते हैं एक कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। इसको हम लोग कंपनी का चार्टर भी बोलते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, एक मेन डॉक्यूमेंट है आपका फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, और इसको हम लोग चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखो आपका कंपनी की स्कोप को डिफ़ाइन किया गया होता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हो रही है, कंपनी क्या काम कर सकती है, कंपनी क्या काम नहीं कर सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरेंडम में मेंशन की गई होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। या फिर अगर चार्टर ऑफ द कंपनी पूछता है आपसे तो वो मेमोरेंडम की ही बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जो कि कंपनी की स्कोप को डिफ़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स, या फिर इसको हम लोग लॉ की टर्म में क्लॉजेस बोलते हैं, ठीक है। क्लॉजेज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सबसे फर्स्ट आता है आपका द नेम क्लॉज। यहाँ पे कंपनी का नेम बताया जा रहा होता है, ठीक है, कि कंपनी अगर कंपनी के प्राइवेट कंपनी है तो उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, पब्लिक कंपनी है तो एंड में लिमिटेड वर्ड लिखा होगा, ठीक है। और जो कंपनी का नाम है वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंपनी का नाम आप ऐसा नहीं रख सकते जो कि हमारे लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। कंपनी का नेम आपका आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। या फिर देखो जैसे आपकी कोई कंपनी है ABC कंपनी, ABC के एंड में आपने लिख दिया ABC सेंट्रल गवर्नमेंट, ABC महात्मा गांधी जी, ऐसे किसी फेमस इंसान का नाम यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर आप किसी और कंपनी का नाम यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कंपनी का नेम है वो अनडिज़ायरेबल और आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी का नेम है वो प्रॉपरली यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि जैसे अगर देखो कोई और कंपनी है, कोई कंपनी थी, ठीक है, कोई भी नाम ले लो, रोज़ी कंपनी, ठीक है, आपने उससे मिलता जुलता नाम रख लिया, उस कंपनी के नाम में ROSY था, आपने अपनी कंपनी बना दी ROZY। तो देखो जो उसके कस्टमर्स हैं उनको लगेगा कि दोनों सेम कंपनी है, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी और कंपनी के नेम से मिलता जुलता नाम नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये बोलता है आपका द नेम क्लॉज। सेकेंड आता है आपका सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। देखो यहाँ पे आपकी जो कंपनी है वो आपका उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पे है, या फिर जो आपकी कंपनी है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड करी गई है, ये आपको बताना होता है। द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ टू बी सिचुएटेड मस्ट बी गिवन इन द मेमोरेंडम। आपकी कंपनी कौन सी स्टेट में है, ठीक है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्लॉज के अंदर डालनी होती है। सिचुएशन क्लॉज बोलते हैं इसको, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। आपको वो एड्रेस बताना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में देखो क्या होता है, कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके बाद आता है आपका लायबिलिटी क्लॉज। यहाँ पे आपको लायबिलिटी के बारे में बताना होता है कि कंपनी लिमिटेड कंपनी है कि अनलिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी क्लॉज। इसके बाद आता है आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में देखो आपको ये बताना होता है कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है, द क्लॉज मस्ट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड एंड इट इज़ नोन। मतलब कंपनी की आपकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है या फिर जिसको हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं वो कितनी है, ठीक है। आपको अपनी कैपिटल के बारे में बताना होता है कैपिटल क्लॉज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएशन क्लॉज या फिर इसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसको सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको जो भी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उन सब्सक्राइबर को उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे अपने सिग्नेचर करने होते हैं, अपने साइन करने होते हैं, ठीक है, एक विटनेस की प्रेजेंट में, ठीक है। समझ में आ गया। आपका जो सब्सक्राइबर है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेगा और कम से कम वहाँ पे एक विटनेस होना चाहिए देखने के लिए कि हाँ उस बंदे ने साइन करें, ठीक है। सेकंड इसमें देखो आपका जो सब्सक्राइबर है उसके पास कम से कम एक शेयर होना चाहिए कंपनी का, ठीक है।
इसके बाद देखो जो सब्सक्राइबर है उसने जहाँ अपना साइन करा है उसके जस्ट अपोजिट में उसको अपना एड्रेस वगैरह लिखना होता है, ठीक है, उसको अपना नाम लिखना होता है और उसके पास कितने शेयर्स हैं ये लिखना होता है, ठीक है, और उसको अपने एड्रेस वगैरह भी लिखने होते हैं। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 7 सिग्नेचर्स। देखो अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो मेमोरेंडम में कम से कम 7 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे कम से कम 2 लोगों के सिग्नेचर्स होने चाहिए और 1 पर्सन कंपनी के केस में आपका एक इंसान का साइन आपका होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे। ये कहता है आपका एसोसिएशन क्लॉज या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आपका एक लास्ट आता है सक्सेशन क्लॉज। सक्सेशन क्लॉज देखो ये सिर्फ ओपीसी के केस में होता है। इसमें आपको देखो लिखना होता है कि जो आपके बाद कंपनी कौन लेगा, आपका जो नॉमिनी होता है उसका नाम लिखना होता है, ठीक है। दिस क्लॉज शैल स्टेट द नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। वही, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी में आपका एक ही मेंबर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है या वो लुनेटिक हो जाता है या इंसेन हो जाता है तो उसके बाद कौन नया मेंबर बनेगा उसका नाम लिखना होता है आपको, ठीक है। ये देखो आपके सारे क्लॉजेज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के और ये देखो सारे कंपलसरी होते हैं। अगर इसमें से कोई सा भी क्लॉज मिसिंग है तो आप कंपनी को रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। तो ये सारे क्लॉजेज आपको इंक्लूड करने होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मेन डॉक्यूमेंट जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लोगों को चाहिए होता है कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। सेकंड आपका जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी एक मेन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, ठीक है। तो देखो जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो क्या बता रहा था कि कंपनी के स्कोप को बता रहा था, कंपनी क्या काम कर सकती है क्या काम नहीं कर सकती है, ठीक है। जो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ये आपको बताता है कि आप कंपनी में स्कोप तो आपको मेमोरेंडम ने बता दी कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है कि आप उन कामों को कैसे करोगे, आप कंपनी का इंटरनल जो मैनेजमेंट होता है उसमें आपको काम कैसे करना है, उसके लिए क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो सब आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के देखो कंटेंट्स कई बार पूछे जाते हैं कि कंटेंट्स ऑफ एओए बता दो, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बता दो। तो देखो इसमें किस किन चीज़ों के बारे में रूल्स आपको दिए गए होते हैं, वही होता है आपका कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है, शेयर कैपिटल के बारे में आपको रूल्स बताए गए होते हैं, कितनी इशू कर सकते हो कैसे करनी है, ठीक है। कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में बताया गया होता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के बारे में बताया गया होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में बताया गया होता है, बायबैक ऑफ शेयर्स, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स, वोटिंग राइट्स, डिविडेंड्स, रिजर्व्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, बोरोइंग पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, वाइंडिंग अप, ये सारे आपके कंटेंट्स ऑफ एओ हैं। इनके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स बताए गए होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्लॉजेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कंटेंट्स ऑफ एओए भी बोल सकते हैं। तो इस पे देखो आपका शॉर्ट नोट ही मोस्टली आता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का आपका बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कई बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, जिसको आपके यहाँ पे लिखा गया है कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो इसमें क्या होता है ना, जितने भी लोग कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, कंपनी के जो आउटसाइडर्स लोग होते हैं, आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो कंपनी के आर्टिकल्स को और कंपनी के मेमोरेंडम को पढ़ के आए हैं और सिर्फ पढ़ के नहीं उसको पूरी तरीके से समझ के आए हैं, तभी वो कंपनी के साथ डील करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये अज्यूम करा जाता है कि जितने भी लोग कंपनी के साथ डीलिंग करने के लिए आ रहे हैं, कंपनी के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए आ रहे हैं, वो लोग कंपनी के आर्टिकल्स को और मेमोरेंडम को पढ़ के आए हैं, और सिर्फ पढ़ के ही नहीं अच्छे से समझ के आए हैं। उन्होंने पढ़ लिया है, समझ लिया है क्या लिखा गया है मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में, ठीक है। और कल को वो लोग ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था
कि मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है, कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो वो कल को ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेमोरेंडम है और जो आर्टिकल है दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दोनों ही पहले ही रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिए गए होते हैं, ठीक है। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी इसको रीड कर सकता है, ठीक है। तो आप बाद में ये नहीं कह सकते हो कि हमें तो पता ही नहीं था क्या लिखा है कंपनी के आर्टिकल्स में या मेमोरेंडम में, हमने गलती से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है। और फिर देखो, अगर वो लोग आते हैं और उनको इस वजह से कोई सा भी लॉस हो जाता है, ठीक है, वो कंपनी के साथ डील करते हैं और बाद में उनको कोई लॉस हो जाता है और वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, आप हमें हमारा रिफ़ंड करो पैसा, तो ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम पहले से ही एज्यूम करके रखते हैं कि आप लोग हमारे साथ डील करने के लिए आए हो, तो आप लोग पढ़ के आए होगे, हमारे बारे में जान के आए होगे, ठीक है। तो ये कहता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये जस्ट आपका अपोजिट है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, ठीक है। एज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये आपका कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ताकि कंपनी को कोई ये ना कह सके कि हमें तो आपके बारे में पता ही नहीं था, और कंपनी से कोई पैसा क्लेम ना कर सके। कंपनी को आउटसाइडर्स से बचाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बनाया गया है। लेकिन जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये आउटसाइडर के राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक आउटसाइडर को कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को बनाया गया है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में तो जो चीज़ें लिखी गई हैं ठीक है, हम लोगों ने पढ़ ली। लेकिन कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनल कंपनी की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, वो उसके बारे में तो हम लोग नहीं पता कर सकते ना। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है, वो सारी चीज़ें तो हम लोग नहीं जान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया आपका इंडोर मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ पे हमें नहीं पता भाई आप कंपनी के अंदर क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे हो, तो हर चीज़ के लिए सिर्फ हम ही लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखो, इसका एक फेमस केस है आपका ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट का। आपका अगर कंस्ट्रक्टिव इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप ये केस ज़रूर लिख के आओगे, ठीक है, ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट का। इस केस में देखो आपका क्या होता है, इन द केस अ बॉन्ड हैड बीन इशूड बाय द कंपनीज डायरेक्टर टू मिस्टर टर्कवेंट। यहाँ पे देखो, कंपनी थी आपकी जो ब्रिटिश बैंक, ठीक है, उसके द्वारा आपने जो एक इशू करा, ठीक है, एक बॉन्ड इशू करा मिस्टर टर्कवेंट को, ठीक है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उन्होंने मिस्टर टर्कवेंट को एक बॉन्ड इशू करा। कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स दैट द बॉन्ड्स कुड बी इशूड ओनली इफ डायरेक्टर्स वर ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट द बोर्ड्स मीटिंग। देखो, कंपनी के जो आर्टिकल्स थे ना, उसमें लिखा गया था कि जो डायरेक्टर्स हैं वो बॉन्ड तभी इशू कर सकते हैं जब वो स्पेशल जो रिजोल्यूशन है कंपनी का, उसमें बात कर चुके हों इस बारे में, ठीक है। जो रेजोल्यूशन के बारे में ऑथराइज्ड हो, तभी आप लोग एक बॉन्ड को इशू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन द प्रेजेंट केस नो सच रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड। आपकी जब मीटिंग हुई थी, जो भी एनुअल मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग हुई, ठीक है, उसमें आपने ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास ही नहीं करा, ठीक है। और आपके आर्टिकल्स में क्या लिखा था कि आप जब तक रेजोल्यूशन पास नहीं करोगे तब तक कोई भी डायरेक्टर बॉन्ड इशू नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, कंपनी ने, जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करा और उससे पहले ही एक बॉन्ड इशू कर दिया मिस्टर टर्कवेंट को। तो यहाँ पे कोर्ट ने टर्कवेंट के फेवर में केस का फैसला सुनाया था कि यहाँ पे देखो, जो टर्कवेंट है वो तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के आया था और उसमें लिखा था कि डायरेक्टर्स बॉन्ड को तभी इशू कर सकते हैं जब उन्होंने रिजोल्यूशन पास करा हो, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी के अंदर आप लोगों ने रिजोल्यूशन पास करा है कि नहीं पास करा है, वो हम आउटसाइडर्स को कैसे पता चल सकता है, वो तो कंपनी के अंदर की चीज़ है ना, वो इंटरनल मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपनी के अंदर क्या काम कर रहे हो, क्या ना काम नहीं कर रहे हो, वो हम नहीं पता कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ कोई फ्रॉड करते हो तो यहाँ पे आप लायबल माने जाओगे, ठीक है। तो ये डिसाइड करा गया था ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट के केस में, जहाँ पे जो डायरेक्टर्स थे वो लायबल हो गए थे इस चीज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे टर्कवेंट के फेवर में केस का फैसला आया था, ठीक है। तो आप ये वाला केस ज़रूर लिख के आना अगर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट दोनों क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रोस्पेक्टस से।
तो देखो प्रोस्पेक्टस होता क्या है, इसको आपका डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 के अंदर में, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस देखो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि इनवाइट कर रहा होता है पब्लिक को कि आप हमारे आके शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को परचेज़ करो, ठीक है, या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटी है तो उनको परचेज़ करो, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक को इनवाइट कर रहा हो, जिससे हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं ताकि वो लोग आके हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर सके, ठीक है। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जो कि पब्लिक को इनवाइट कर रहा होगा सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है पता चल गया। अब देखो प्रोस्पेक्टस का आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस कौन कौन से होते हैं। तो प्रोस्पेक्टस देखो आपके 4 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेकंड आता है आपका एब्रेड प्रोस्पेक्टस, थर्ड आता है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस और फोर्थ आता है आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो देखो डीम्ड प्रोस्पेक्टस सबसे पहले क्या होता है, सबसे फर्स्ट देखो आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। देखो डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, वो वैसे तो एक प्रोस्पेक्टस नहीं होता है जनरली, लेकिन हम उसको एक प्रोस्पेक्टस कंसिडर कर लेते हैं। देखो एग्जांपल से समझाती हूँ, कोई कंपनी है, ठीक है, उसको ना अपने शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज़ कुछ भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए, वो पब्लिक को बेचनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली इशू ना करके वो ना किसी और बंदे के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं आप इसे हमारे बिहाफ पे सेल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे जिसके पास भी वो लोग जाते हैं सेल करने के लिए, जिसको वो लोग बोलते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे कर दो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इशू हाउस, ठीक है, इशू हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी उसको बोलती है कि आप एडवर्टाइजमेंट दे के और सेल करवा दो हमारे शेयर्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो इशू हाउस होता है वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवा देते हैं उसके बारे में, शेयर्स के बारे में और डिबेंचर्स या फिर कोई भी सिक्योरिटी वगैरह है, ठीक है। और वहाँ पे फिर वो डायरेक्टली बेच देते हैं पब्लिक को वो शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है। तो वो लोग जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह यूज़ करते हैं ना, ऑफ़र फॉर सेल, उसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वैसे तो वो कोई प्रोस्पेक्टस नहीं था, ठीक है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस कंपनी बनाती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी जब अपने शेयर्स किसी और को बेचने के लिए बोल देती है, ठीक है, और वो लोग जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ करते हैं ना, तो उसको भी हम प्रोस्पेक्टस कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप का देखो आपका जो प्रोस्पेक्टस आता है एब्रेक्ट प्रोस्पेक्टस। ये देखो आपका एक मेमोरेंडम होता है, ठीक है, जो कि प्रोस्पेक्टस के फीचर्स इसमें लिखे होते हैं, ठीक है। मतलब देखो प्रोस्पेक्टस ना आपका काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये एब्रेक्ट प्रोस्पेक्टस में क्या करते हैं हम लोग, उस प्रोस्पेक्टस को मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पूरा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हो, प्रोस्पेक्टस के मेन पॉइंट्स को शॉर्ट में लिख के उसको रिड्यूस करके और फिर इशू कर देते हो, ठीक है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस देखो क्या होता है ना, वैसे आपको देखो जब आप जितनी बार शेयर्स इशू करोगे उतनी बार आपको प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन आप अगर कोई भी कंपनी है उसको बार बार फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा बार शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है बार बार प्रोस्पेक्टस को इशू करना, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग शेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो ये एक टाइप का आपका प्रोस्पेक्टस है जिसमें आपके शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटीज़ वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। और इसको आप इशू करते हो ना, तो 1 साल तक आपको फिर कोई और प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप एक ही बार इशू करते हो और ये 1 साल तक आपके लिए वैलिड होता है। ये होता है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसके बाद देखो आपका जो लास्ट आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसमें ना आपके प्रोस्पेक्टस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई होती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में आप लोग लिखते हो कि कौन सा शेयर कौन से प्राइस पे आप लोग इशू करोगे, ठीक है, और कितने शेयर्स इशू करोगे, वो सब कुछ लिखा होता है आपका जनरली प्रोस्पेक्टस में। लेकिन ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ना आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो। यहाँ पे आपका प्राइस नहीं लिखा हुआ होता है, ना क्वांटम लिखा हुआ होता है कि आप मतलब कितने शेयर्स इशू करने वाले हो, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जो हमारा नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है उसको इशू करने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, और इसके अंदर आपका प्राइस और कितने शेयर्स हैं वो नहीं लिखा होता है। और ये नहीं किस लिए लिखा होता है, ये इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि जो कंपनी है वो पता कर सके मार्केट में उनके शेयर वगैरह की कितनी डिमांड है, लोग कितने प्राइस पे उसको ख़रीदना चाहते हैं और कितने शेयर्स परचेज़ करना चाहते हैं। कंपनी ये सब जानने के लिए
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो पूछ लेते हैं डिफरेंस शेयर्स और स्टॉक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, कभी नहीं भी पूछते हैं। और इस क्वेश्चन को देखो, जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला वीडियो था, इससे पहले जो मैंने डाला था वीडियो, उसके अंदर मैंने बता रखा है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप लोग जाके उस वाली वीडियो में एक बार इसको देख लो। ठीक है, और इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, आप एक बार उसी वीडियो को देख लेना। उसके अंदर देखो 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को देखने हैं। एक तो शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, सेकंड आपका प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आपका बायबैक ऑफ शेयर्स भी मैंने उस वीडियो में बताया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बायबैक ऑफ शेयर्स, ये तीनों टॉपिक आप उस वीडियो से देख लेना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या होता है या फिर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है। ठीक है, या तो देखो आपका शॉर्ट नोट पूछेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ पे शॉर्ट नोट लिख दो, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ पे शॉर्ट नोट लिख दो, या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो पूछ सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, शॉर्ट नोट तो आप ये डिफरेंस वाले जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है। देखो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि आपके पास जो भी, यहाँ पे सिक्योरिटी से मतलब है शेयर्स का। ठीक है, शेयर्स की बात हो रही है। जब आप अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करते हो, अपने शेयर्स का जो ओनरशिप है ना उसको ट्रांसफ़र कर देते हो किसी और पर्सन के नाम पे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। और यहाँ पे आप जिस पर्सन को भी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो शेयर्स का, उससे बदले में कुछ कंसिडरेशन लेते हो। ठीक है, और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी में देखो क्या होता है, यहाँ पे भी देखो आपके जो शेयर्स हैं वो किसी और को ट्रांसफ़र किए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लॉ की हेल्प से होता है, यहाँ पे आप खुद से नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ देखो कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। ठीक है, और वो खुद करता है, लेकिन ट्रांसमिशन जो है ये लॉ करता है। ठीक है, और ये एक इनवॉलेंट्री एक्ट है आपका। ठीक है, और देखो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ में आपका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ टू बी एक्सिक्यूटेड बाय द बोथ, आपका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो दोनों तरफ से होना चाहिए, ट्रांसफ़रर और ट्रांसफ़री की तरफ से। ठीक है, लेकिन जो आपका ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ एक प्रूफ चाहिए होता है कि आपने जो शेयर्स हैं वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, और देखो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी में कंसिडरेशन होती है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी में कंसिडरेशन नहीं होती है। ठीक है, और देखो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कब किया जा रहा होता है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी देखो, जब जो भी सिक्योरिटी होल्डर है, जो भी शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसके पास भी वो शेयर है, या उसकी डेथ हो जाती है, या वो ल्यूनेटिक हो जाता है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई कंपनी है जिसके नाम पे शेयर्स हैं, तो वो कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है तब ऑटोमेटिकली लॉ जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर करता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन था ए, ठीक है, वो हो जाता है, इंसेन हो जाता है वो, ठीक है, तो उसके बाद में उसके नॉमिनी को वो शेयर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, कर दिए जाएंगे, सॉरी ट्रांसमिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके नाम पे जो शेयर्स थे वो किसी और को दिए जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर करते हैं, जहाँ पे ये लॉ करता है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हो। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और देखो स्टैम्प ड्यूटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी होती है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट देखो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का, सिक्योरिटीज़ या फिर शेयर्स कह सकते हो। ठीक है, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता है, जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, फिर आप उन लोगों को अलॉटमेंट करते हो, आप उन लोगों को शेयर्स अलॉट करते हो। ठीक है, तो लेकिन आपके जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हैं उसके लिए कौन कौन से प्रोविज़न्स बताए गए हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि कौन से रूल्स हैं आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके दो टाइप के प्रोविज़न्स हैं, जनरल प्रोविज़न्स हैं और स्पेशल प्रोविज़न्स हैं। तो जनरल प्रोविज़न्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका अलॉटमेंट मस्ट बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी।
आपका जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट वही पर्सन कर सकता है जिसके पास प्रॉपर अथॉरिटी हो अलॉटमेंट करने की, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन अलॉटमेंट कर देता है जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी, तो वहाँ पे अलॉटमेंट को इनवैलिड माना जाएगा। एग्जांपल के लिए देखो, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको शेयर्स अलॉट करने थे, ठीक है, वो अलॉटमेंट कमेटी उनके हाथ में थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या करा ना, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को कह दिया कि आप हमारे बदले शेयर्स को अलॉट कर दो। और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ मेंशन थी कि कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के जो भी अलॉटमेंट होएगा वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कर दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, तो यहाँ पे ये अलॉटमेंट जो है इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका पॉइंट आता है अलॉटमेंट अगेंस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट ओनली। आप जो अलॉटमेंट है वो सिर्फ रिटर्न एप्लीकेशन के बेसिस पे ही कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको रिटर्न रिक्वेस्ट पे ही अलॉटमेंट करनी है, ओरल रिक्वेस्ट पे अगर आप अलॉटमेंट कर देते हो तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। थर्ड आता है आपका विद इन रीज़नेबल टाइम। आपको अलॉटमेंट विद इन रीज़नेबल टाइम करनी है। अगर बहुत ज़्यादा डिले आप लोग करते हो तो उस अलॉटमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर देखो आपको जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसके 5 से 6 महीने बाद आप लोग अलॉटमेंट करते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा डिले कर देते हो तो उस अलॉटमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रीज़नेबल टाइम के अंदर आपकी नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यहाँ पे देखो आपको अलॉटमेंट एक तरीके से क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र है। देखो जब आप शेयर्स इशू करते हो तब आप पब्लिक को ऑफ़र दे रहे होते हो, पब्लिक ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है और आपको फिर से देती है, मतलब आप एप्लीकेशन मनी सेंड करती है, ठीक है। और यहाँ पे आप उनको शेयर्स जब अलॉट करते हो तो ऐसा माना जाता है ना कि आपने उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, आपने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट है वो कम्युनिकेट भी करना है आपको। आपने देखो अलॉट कर दिया, उसके बाद आपको दूसरी पार्टीज़ को बताना होता है कि हाँ हमने आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और हम आपको शेयर्स जो है अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेट भी करना होता है। लास्ट आता है आपका एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। आपकी जो अलॉटमेंट है वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। आपको कोई भी कंडीशन ऐड ऑन नहीं करनी है अलॉटमेंट करते टाइम, और अगर आप कोई कंडीशन ऐड ऑन करते हो अलॉटमेंट के टाइम पे तो वो अलॉटमेंट इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है। अब आपके आते हैं स्पेशल प्रोविज़न्स। स्पेशल प्रोविज़न्स में देखो क्या होता है, आपकी जो कंपनीज़ प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें तो शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी अगर है आपकी और वहाँ पे आप अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सारी पब्लिक कंपनी के केस में रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जो कि आपके आती है स्पेशल प्रोविज़न्स के अंदर, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको जो प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास में फाइल करना होता है आपको, सबसे पहली चीज़। सेकंड है एप्लीकेशन मनी। यहाँ पे देखो जो आपका एप्लीकेशन मनी है ना वो 5% से लेस का नहीं होना चाहिए। आपके शेयर की जो भी नॉमिनल वैल्यू है, अगर एक शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, तो उसका 5% से कम का आपका एप्लीकेशन मनी नहीं होना चाहिए। अगर 5% से कम आपकी एप्लीकेशन मनी होती है तो वो आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कम से कम 5% होनी चाहिए आपकी नॉमिनल वैल्यू से, ठीक है। और या फिर सेबी ने अगर कोई अमाउंट फिक्स करा है तो वो हो सकता है। इसके बाद आता है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कम से कम आपको देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है आपका 90%, ठीक है। तो 90% आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए 30 डेज़ के अंदर। अगर नहीं होता है तो आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मनी टू बी कीप्ड इन अ शेड्यूल्ड बैंक। यहाँ पे देखो आपको जो भी मनी रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे, ठीक है, वो सारा पैसा आपको ना एक अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। सेकंड फिफ्थ आता है आपका सिक्योरिटीज़ टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे देखो आपकी जो भी स्टॉक्स की लिस्टिंग होती है, शेयर्स की लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग करवाना आप लोगों को कंपलसरी होता है, ठीक है। वेयर अ प्रोस्पेक्टस स्टेट्स एंड दैट एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 हैज़ बीन मेड। और यहाँ पे देखो आपका वही बोल रहे हैं कि लिस्टिंग आपको करवानी ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपको इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। आपने जो भी सिक्योरिटीज़ शेयर्स इशू करे हैं वो आपको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू करने होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये आपका शेयर्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है।
इसके बाद देखो आपका जो शॉर्ट नोट है वो कभी कभी पूछते हैं राइट शेयर्स के ऊपर या फिर बोनस शेयर्स के ऊपर। तो राइट शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर क्या होते हैं, ये मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले वीडियो में बता रखा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उस वीडियो को एक बार देख लेना, काफ़ी टॉपिक्स उसमें ऐसे हैं जो यहाँ पर पूछे जाएंगे आपके कंपनी लॉ के अंदर भी, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो जाके ये वीडियो देखने के बाद एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो आपका एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। देखो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे ये लिखा होता है कि किस मेंबर ने, कंपनी के किस मेंबर ने कितने शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, ठीक है। कंपनी के किस मेंबर के पास कितने शेयर्स हैं, ये लिखा हुआ होता है शेयर सर्टिफिकेट के अंदर, जो कि आपको इशू करना होता है अंडर द कॉमन सील, ठीक है। या फिर कंपनी की जो कॉमन सील होती है ना, या तो उसके अंडर आपको इशू करना होता है या फिर उसको साइन किया गया हो, शेयर सर्टिफिकेट पे आपने साइन किया हो 2 डायरेक्टर्स ने कंपनी के, या फिर कंपनी के 1 डायरेक्टर ने और कंपनी सेक्रेटरी ने उस शेयर सर्टिफिकेट पे साइन कर रखा हो, ठीक है। तब आप शेयर सर्टिफिकेट हर मेंबर को इशू करते हो। कंपनी का देखो एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी के कौन कौन से रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। तो जितने भी कंपनी के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे उन सबको आपको शेयर सर्टिफिकेट देना होता है, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। और शेयर सर्टिफिकेट देखो आपका कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इस पर बस ये लिखा होता है कि किस बंदे के पास कितने शेयर्स हैं, ठीक है। तो एक वैलिड शेयर सर्टिफिकेट में देखो क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपकी कॉमन सील होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी की जो भी कॉमन सील है वो प्रेजेंट होनी चाहिए उस शेयर सर्टिफिकेट पे, ठीक है। और शेयर सर्टिफिकेट पे किस पर्सन के पास कितने शेयर्स हैं वो लिखा हो, कौन सी क्लास के शेयर्स हैं वो लिखा हो, शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू, डिस्टिंक्टिव नंबर, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर और अमाउंट एक्चुअली में कितना पेड करा है, शेयर मतलब पार्टली पेड अप है या फुली पेड अप है, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद शेयर होल्डर का नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए इसके ऊपर। और इसके ऊपर देखो शेयर सर्टिफिकेट जो भी आपने इशू करा है सारे रजिस्टर ऑफ मेंबर को पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल द शेयर सर्टिफिकेट्स इशूड सेल बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर के जो रजिस्टर है, ठीक है, उसमें आपको शेयर सर्टिफिकेट के सारे पर्टिकुलर्स को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। आपने जितने भी शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करे हैं वो आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिकॉर्ड करना होता है। इसके बाद देखो आपका कंपनी का नेम और एड्रेस, ठीक है, आपकी कंपनी का जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, वहाँ का एड्रेस आपको लिखा हुआ होना चाहिए और डेट ऑफ इशू लिखा होना चाहिए आपका शेयर सर्टिफिकेट पे, ठीक है। कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है वो जगह और डेट ऑफ इशू आपको लिखनी होनी चाहिए, तब आप वो एक प्रॉपर शेयर सर्टिफिकेट माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से रूल्स हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये देखो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को पता ही, जब हम शेयर्स को फॉरफिट कर देते हैं, फॉरफिट हम कब कर देते हैं, देखो जब आपको प्रॉपर जो पैसा है वो रिसीव नहीं हो रहा होता है, ठीक है। आपने देखो कंपनी कह रही हूँ, मेंबर्स ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, ठीक है, आपने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए और आप जब फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे या किसी भी कॉल पे आप उनसे पैसा मांगते हो तो यहाँ पे वो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, आपको अमाउंट नहीं देते हैं और उसमें डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। तब आप शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर एंड टेकिंग अवे हिज शेयर्स बाय अ वे ऑफ पेनल्टी और फॉर नॉट पेइंग एनी कॉल और इंस्टॉलमेंट और प्रीमियम ऑन द शेयर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स के साथ में, ठीक है। और ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि उन लोगों ने हमारा या तो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, या तो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, या तो उन्होंने कोई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उनके साथ जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका कोई भी जो शेयर होल्डर है, अगर देखो उसने आपने फ़र्स्ट कॉल मांगी, ठीक है, फ़र्स्ट कॉल पे आपने कुछ पैसे मांगे, उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे आपको आप डायरेक्टली फॉरफिट नहीं कर सकते हो शेयर को। यहाँ पे आपको पहले उसको नोटिस इशू करना पड़ता है, आपने उसको रिमाइंडर भेज दिया, नोटिस भेज दिया, और उसके बाद भी अगर वो शेयर्स का पैसा आपको नहीं दे रहा है तब आप उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो articles of association to forfeit its shares in such a case the company has got a right to even forfeit the amount already paid by the shareholder। देखो यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट कॉल पे पैसा मांगा है, उससे पहले उसने एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे कुछ पैसा आपको दिया था, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं कर पाया, उसने उसमें कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी तक उससे आपको जितना भी पैसा रिसीव हुआ है ना, आप उस सारे पैसे को भी फॉरफिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो रूल्स रिलेटिंग टू अ वैलिड फॉरफिचर, एक वैलिड फॉरफिचर के लिए क्या क्या रूल्स दिए गए हैं वो देखो। तो सबसे फर्स्ट है आपका शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड ओनली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स एंड नॉट फॉर द अदर डेब्ट्स। देखो अगर उस बंदे ने आपसे कोई और भी लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है, कोई और भी डेट है, तो आप उसके लिए शेयर्स को फॉरफिट नहीं कर सकते हो। आप शेयर्स को सिर्फ तभी फॉरफिट कर सकते हो जब उसने अपनी जो कॉल है उसकी पेमेंट नहीं दी है, ठीक है। सेकेंड है आपका प्रॉपर नोटिस। आपको एक प्रॉपर नोटिस पहले देना होता है उसको, शेयर होल्डर को, ठीक है, कि आपकी मतलब टाइम हो गया, आपको पेमेंट देनी है, ठीक है। आपको उसको एक प्रॉपर नोटिस देना होता है, ठीक है। और नोटिस देने के बाद आपको उसको कम से कम 14 दिन का टाइम देना होता है, ठीक है, कि आप 14 दिन के अंदर अंदर हमें पैसे दे दो। अगर वो फिर भी नहीं पेमेंट करता है तब आप शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो कंडीशन आती है वो आती है कि देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास करना होता है फॉरफिचर का, ठीक है, और नोटिस भी, ठीक है। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे शेयर्स का जो फॉरफिचर है वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है, अगर उन्होंने एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास नहीं करा है, ठीक है। फॉर्मल रेजोल्यूशन फॉरफिचर का पास करके उनको शेयर होल्डर्स को देना होता है, ठीक है। और अगर वो लोग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्टिंग पार्टी बन जाती है वो लोग, ठीक है, तो फिर यहाँ पे शेयर का फॉरफिचर जो है इनवैलिड माना जाएगा। और लास्ट में देखो आपका जो पॉइंट आता है कि जो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स किया गया है डायरेक्टर्स के थ्रू, ठीक है, डायरेक्टर्स ने जो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स किया है वो गुड फेथ में किया हो, मतलब कंपनी के अच्छे के लिए किया हो। ऐसा ना हो कि उन्होंने अपनी किसी पर्सनल दुश्मनी के कारण ऐसा कर दिया हो या फिर उन्होंने कुछ और अपना फ़ायदा देखा हो और फिर शेयर्स को फॉरफिट कर दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने फॉरफिचर ऑफ शेयर्स गुड फेथ में किया हो तभी उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉरफिचर ऑफ शेयर्स हो गया और रूल्स आपके रिलेटेड जो भी हैं फॉरफिचर ऑफ शेयर्स के मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो आपका एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है सरेंडर ऑफ शेयर्स का, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि फॉरफिचर ऑफ शेयर और सरेंडर ऑफ शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो सरेंडर ऑफ शेयर्स देखो एक तरीके का शॉर्टकट है फॉरफिचर के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो सरेंडर ऑफ जो शेयर्स होता है ये वॉलंटरी होता है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। जब कोई भी मेंबर देखो एप्लीकेशन मनी या फिर कॉल मनी देने में डिफ़ॉल्ट कर देता है, ठीक है, वो नहीं दे पाता है, तो वो खुद से शेयर्स को सरेंडर कर देता है कंपनी को कि मुझे आपके शेयर्स नहीं चाहिए, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो शेयर्स को तभी सरेंडर कर सकता है जब फॉरफिचर की जो लायबिलिटी है वो अराइज हो चुकी हो, ठीक है, मतलब उसने कॉल्स का पेमेंट नहीं दिया हो, ठीक है, तब वो अपने शेयर्स को खुद ही जाके कंपनी को सरेंडर कर देता है। तो यहाँ पे कंपनी उसके शेयर्स को डायरेक्टली फॉरफिट कर देती है और यहाँ पे फॉरफिचर में जितना लंबा प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आपका सरेंडर ऑफ शेयर्स। और सरेंडर ऑफ शेयर्स देखो आपका जो है वो दो ही सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, ठीक है, दो ही केसेस में आप सरेंडर ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला तो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स आप कब करते हो, जब आपको कॉल मनी रिसीव नहीं हो रही होती है या फिर वो लोग डिले कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा पेमेंट में, तब, ठीक है। तो अगर कॉल मनी आपको रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, फॉरफिचर हो रहा है, फॉरफिचर वाले आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तब तो आप शेयर्स को सरेंडर ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बंदा टाइम टू टाइम आपको पेमेंट दे रहा है, आपने जब जब उससे पैसे मांगे और फिर वो सरेंडर ऑफ शेयर्स करता है, तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड केस है देखो आपका जो शेयर सर्टिफिकेट अभी मैंने आपको बताया था इशू करते हैं, अगर आपने शेयर सर्टिफिकेट इशू करा था और वो फट गया है उस बंदे से, तब आप उसको सरेंडर ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में देखो यार मैं आप लोगों को इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी टॉपिक्स बताए हैं, इन सबको एक बार आप अच्छे से देख लेना, एक बार लिख के ट्राई करना और वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी नहीं बता सकती आप लोगों को, बट हाँ वो वीडियो कल शाम तक पक्का आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कल शाम तक मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आज आप लोग ये सारे टॉपिक्स कवर कर लो, अच्छे से पढ़ लो इनको, कल वो वीडियो आ जाएगा तो कल वो वाला वीडियो भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे घर पे कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, तो मेरे को खाना वाना भी बनाना पड़ रहा है, ठीक है, और जॉब वगैरह भी है, कोचिंग वगैरह भी है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, ठीक है। तो इसलिए अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको कल बता दूँगी वो सारे टॉपिक्स। वैसे देखो मैं आपको बता देती हूँ, आप नहीं तो गूगल वगैरह से भी पढ़ सकते हो, आपको एक मीटिंग वाला टॉपिक कर लेना है, ठीक है।
कि एनुअल मीटिंग क्या होती है, जनरल मीटिंग क्या होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं, ठीक है। ये सारा आपको एक बार देख लेना है। इसके अलावा देखो आपके डायरेक्टर्स किस किस को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन एक बार आप कर सकते हो। और एक वाइंडिंग अप का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लेना कि कंपनी को वाइंड अप ट्रिब्यूनल के थ्रू कैसे किया जाता है और कंपनी का जो कंपल्सरी वाइंड अप होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो वाइंड अप का क्वेश्चन एक बार आप देख लेना। और इसके अलावा देखो आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, वैसे तो अभी तो मेरे को यही ध्यान में है, ठीक है। बाकी मैं आपको देख के एक बार कल वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।